देखो हमने कल पढ़ाया था मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव में से शराब के टाइप बता दिए थे। विस्की कैसे बनती है, रम कैसे बनती है ना, और वोडका कैसे बनती है। आज की क्लास में हम जो है पहले ईस्ट की बात करेंगे। ईस्ट दो तरीके के होते हैं। ईस्ट के दो प्रकार हैं। एक कहलाता है बेकर्स ईस्ट, क्या कहलाएगा? बेकर्स ईस्ट। और एक कहलाएगा ब्रीवर्स ईस्ट। ब्रीवर्स ईस्ट का मतलब होता है, बेकर्स ईस्ट का मतलब होता है सैक्रोमाइसिस, सर्वेसी। ठीक है, ये बेकर्स ईस्ट किसके लिए इस्तेमाल होता है? बेकर्स प्रोसेस के लिए, यानी बेकर के काम में नहीं, ब्रेड बनाने के लिए, डबल रोटी इस तरीके की। और ब्रीवर्स ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं हम शराब बनाने के लिए। अगली बात समझ? ठीक है, शराब बनाने के लिए जिस ईस्ट का इस्तेमाल होगा उसे बोलेंगे ब्रीवर्स ईस्ट, और जो ब्रेड यानी बेकरी इंडस्ट्री में यूज होगी उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे बेकर्स ईस्ट। और जो लीकर इंडस्ट्री में, लीकर भी शराब को कहते हैं, अगर लीकर इंडस्ट्री में यूज हो रही है तो फिर हम इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे हम ब्रीवर्स ईस्ट। बात समझ आ गई? उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें इंपॉर्टेंट है वो है, हाँ इसमें एक चीज और है, एक होता है हार्ड लीकर। हार्ड लीकर का क्या मतलब होता है? हार्ड लीकर किसे कहते हैं? देखिए शराब दो तरीके की होती है। जैसे आप जो है शराब को और सॉफ्ट उसको कोल्ड ड्रिंक को दोनों को अलग करते हैं दो नाम से। शराब को हम हार्ड ड्रिंक कहते हैं और कोल्ड ड्रिंक को हम सॉफ्ट ड्रिंक कहते हैं। ठीक है, ये किस आधार पे हम कहते हैं? क्योंकि उसमें सोडे का उपयोग किस मात्रा तक किया गया है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे बियर और वाइन, किसका? बियर का और वाइन का जो उत्पादन है वो होता है बिना आसवन के, यानी आसवित नहीं करना पड़ती हमें इसे, बिना आसवन के होता है। जब बिना आसवन के होगा इसका उत्पादन तो हम बोलेंगे इसको हार्ड लीकर में नहीं रखेंगे, हम इसको हम सॉफ्ट लीकर में रखते हैं। बात समझ में आ गई? और जो शराब होती है जिसको हम देसी शराब कहते हैं या वैसी नॉर्मल शराब होती है उसको हम कहते हैं हार्ड लीकर, क्योंकि उसमें अल्कोहल जो होता है वो आश्रित होके प्राप्त किया जाता है। क्या प्राप्त किया जाता है? अल्कोहल आश्रित होके प्राप्त किया जाता है। ठीक, प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इसे पहले नोट कर लीजिए जल्दी से। अगली हेडिंग है एंटीबायोटिक्स, प्रतिजैविक या फिर एंटीबायोटिक्स। पहले हम इस बात का अर्थ समझेंगे, एंटीबायोटिक्स क्या है। यहाँ पे जो एंटी वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है प्रति, यानी खिलाफ। ठीक है, और बायोटिक्स यानी मेडिसिन। तो ऐसी दवाइयां जो जिंदगी के खिलाफ होंगी, किसकी जिंदगी के खिलाफ? बैक्टीरिया की जिंदगी के खिलाफ होंगी, उनको हम क्या बोलेंगे? एंटीबायोटिक्स बोलेंगे या प्रतिजैविक बोलेंगे। बात आ गई समझ में? यानी अगर हम इसको डेफिनेशन के तौर पर कहें तो प्रतिजैविक का मतलब होगा ऐसी दवाइयां या ऐसी औषधियां या ऐसी मेडिसिन जिनका इस्तेमाल बैक्टीरिया की संख्या को कम करने के लिए, वृद्धि को मंद करने के लिए, या फिर जो है उनको खत्म करने के लिए किया जाता है। उनको क्या कहते हैं हम? प्रतिजैविक या फिर एंटीबायोटिक कहते हैं। पेनिसिलिनियम, अगर आपसे पूछे दुनिया में पहली एंटीबायोटिक कौन थी तो पहली एंटीबायोटिक थी पेनिसिलिन। कौन थी? और इसे खोजा था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने खोला? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको पहली बार खोजा। अब कैसे खोजा, इसकी डिस्कवरी भी बड़ी जो है रोमांचक थी। एक डिश पर बैक्टीरिया थे
जिन्हें कहते हैं स्टेफिलोकोकई। क्या कहते हैं उन्हें? स्टेफिलोकोकई नाम के बैक्टीरिया पर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग काम कर रहे थे। उन्होंने देखा कि उस प्लेट पर थोड़ी सी मोल्ड आ गई थी। मोल्ड कहते हैं फंगी को। इसको कहते हैं बिना धुली प्लेट पर क्या आ गई थी? बिना धुली प्लेट पर जो है मोल्ड आ गई थी। ठीक है, जिसके कारण जो यहाँ पर स्ट्रेप्टोकोकाई थे वो क्या हुए? वृद्धि नहीं कर सके, यानी यहाँ अपनी संख्या नहीं बढ़ा सके। तो उन्हें ये बात समझ में आ गई कि ये मोल्ड जो है इनकी जिंदगी के खिलाफ काम कर रही है। क्या काम कर रही है? और इस मोल्ड का जो नाम था वो नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। क्या नाम था इसका? पेनिसिलियम नोटेटम नाम था इसका। तो इसी से चूंकि ये निकाला गया लिक्विड, तो इसी के नाम पर इसका नाम रखा गया पेनिसिलिन। बात आ गई समझ में? इसका नाम क्या रखा गया? पेनिसिलिन रखा गया। फिर से समझ लीजिए, वो एक डिश काम कर रहे थे बैक्टीरिया पर जिनका नाम था स्टेफिलोकोकई। वहां पर उन्होंने बिना धुली जब प्लेट देखी तो उस पर एक मोल्ड आ गई। मोल्ड कहते हैं कवक को या फंगी को। ठीक है, वो कवक या फंगी कौन सी थी? पेनिसिलियम नोटेटम थी। इसके पैदा यहाँ पर हो जाने से यहाँ पर ये वृद्धि नहीं कर रही थी अपनी। जैसे आप अचार को आप धूप नहीं लगाएंगे तो अचार को क्या होता है? अचार वो हो जाता है, खराब हो जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर मोल्ड आ गई। ठीक है, मोल्ड से ये वृद्धि नहीं कर सका। उन्हें समझ में आ गया कि इसमें जो है कोई चीज ऐसी है जिससे ये वृद्धि नहीं कर रही है, और उसके बाद उन्होंने इसको पेनिसिलिन नाम दिया। ठीक है, लेकिन वो इसको बना नहीं पाए। बनाया दो साइंटिस्टों ने इसको। अर्नेस्ट चैन नाम था उनका, अर्नेस्ट चैन, और हार्वर्ड फिलोरे ने। क्या नाम था उनका? दो साइंटिस्ट थे ये। एक का नाम था अर्नेस्ट चैन और दूसरे का नाम था हार्वर्ड फिलोरे। ये दो वैज्ञानिकों ने इसको क्या करा? इसको बाद में जो है प्राप्त किया व्यवसायिक रूप से, यानी कमर्शियल रूप से, कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए। इन्होंने तो बनाना बता दिया। तो इनको और फ्लेमिंग को, तीनों को, मुख्य रूप से इन तीनों को 1945 का नोबेल पुरस्कार दिया गया इस डिस्कवरी के लिए। फ्लेमिंग को दिया गया डिस्कवरी के लिए, और अर्नेस्ट चैन को, फिलोरे को दिया गया उसको बनाने के लिए। बात आ गई समझ में? तो इन तीनों में से चैन नाम याद रखना है, फिलोरे और फ्लेमिंग। तीनों को कब मिला? 1945 में ये नोबेल का पुरस्कार तीनों को जो है साथ में दिया गया। अब पेनिसिलिन को आजकल, और इसका एक औद्योगिक महत्व भी है। जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहा था, तो सेकेंड वर्ल्ड वार में अमेरिकी सिपाहियों को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल व्यापक रूप से किया गया अमेरिकी सेना के सिपाहियों के लिए। ठीक है, और इसमें अभी जो है हम इसके लिए अलग अलग काली खांसी, प्लेग, काली खांसी, प्लेग और दूसरी जितनी भी बैक्टीरियल बीमारियां हैं, काली खांसी है, प्लेग है, डिप्थीरिया जो हो ही गई, सॉरी, तो ये सब जितनी भी बीमारी हैं, इन सब, कुष्ठ है, लेप्रोसी जिसे कहते हैं, इत्यादि के लिए हम अलग अलग जो है ना इससे ड्राइव कर चुके हैं एंटीबायोटिक्स को, और हम इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर एक और बात समझने की है, बैक्टीरिया जो एंटीबायोटिक्स हैं वो दो तरह की होती हैं। एंटीबायोटिक्स कितने तरह की होती है? दो तरह की। एक होती है ब्रूड स्पेक्ट्रम, एक होती है नैरो स्पेक्ट्रम। ब्रूड स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि कई सारी मेडिसिन जो है अलग अलग, अगर रोगों पे अलग अलग एंटीबायोटिक, देखो नहीं अगर पल्ले पड़ रही तो फिर से समझ लो। प्रतिजैविक का मतलब क्या है? एंटीबायोटिक्स। एंटी का मतलब होता है प्रति या खिलाफ, बायोटिक्स कहते हैं उनको जिंदगी के खिलाफ। किसकी जिंदगी के खिलाफ? बैक्टीरिया की जिंदगी के। तो पहला एंटीबायोटिक कौन सा? पेनिसिलिन था। खोजा था इसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने खोजा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा। खोजा कैसे? वो एक बैक्टीरिया पर काम कर रहे थे जिसे स्टेफिलोकोकाई कहते हैं।
उस डिश पर बिना धुले प्लेट इन्होंने रख दी तो उस पर एक मोल्ड आ गई, जिस मोल्ड का नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। इस मोल्ड की वजह से जो स्ट्रेप्टोकोकाई थे वो अपनी वृद्धि नहीं कर सके। उन्हें समझ में आ गया कि इसके अंदर से कोई लिक्विड निकल रहा है जिसकी वजह से वृद्धि नहीं कर पा रहे हैं। बाद में इसी से उन्होंने क्या निकाली, पेनिसिलिन निकाली, और पेनिसिलियम से निकालने के नाम पर रखा गया। लेकिन इन्होंने परिशुद्ध नहीं कर पाए। परिशुद्ध किया बाद में अर्नेस्ट चैन ने और हार्वर्ड फिलोरे ने, दोनों ने मिलकर इसको बनाया। तो तीनों को, चैन को, फिलोरे को और फ्लेमिंग को 1945 का नोबेल पुरस्कार दिया गया, 1945 का। और इसका व्यापक रूप से इस्तेमाल द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ। कब हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध में, ठीक है, विश्व युद्ध में हुआ। और इसमें अमेरिकी सिपाहियों को जो है, जो घायल थे उनको जो है ठीक करने के लिए इसको आजकल जो है कई सारी हम एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं, काली खांसी के लिए, प्लेग के लिए, कुष्ठ के लिए और बहुत सारी बीमारी के लिए। एंटीबायोटिक्स दो तरीके की होती हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब एक ही मेडिसिन जो है कई सारी डिसीज पे काम कर जाए तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होगी, और नैरो स्पेक्ट्रम का मतलब है एक मेडिसिन अलग अलग रोगों पे जब काम करती है। ये बोर्ड के लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन नीट में ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, वो दे सकता है कि कोई भी ये जो एक एंटीबायोटिक होती है उसमें इनमें से क्या क्या अच्छी बातें होनी चाहिए, 4 चीजें 5 चीजें ऐसे करके वो पॉइंट्स बना सकता है। तो पहली चीज, उसका पार्श्व प्रभाव नहीं होना चाहिए, साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए उसका कोई भी। सेकेंडली है त्वरित कार्यवाही करनी चाहिए उसको, एक्सीलरेटेड रूप से, यानी बीमारी अगर आज हुई है तो उसका जो वर्किंग है वो बहुत तेज मोड में जाना चाहिए। सेकेंड। थर्ड है, आहार नाल में हमारे अंदर एक माइक्रोफ्लोरा होते हैं जो गुड बैक्टीरिया कहलाते हैं, जिनका होना जरूरी है। बात आ गई समझ में? वो उस पर हानि नहीं पहुंचाने चाहिए, क्योंकि एंटीबायोटिक है तो बायोटिक यानी लाइफ के खिलाफ होगी, और किसके खिलाफ होगी? सारे बैक्टीरिया के। तो बैक्टीरिया तो वो भी है, तो हमें ऐसे एंटीबायोटिक बनाने की जरूरत है, क्योंकि ये गुड बैक्टीरिया है, ये तो बढ़िया काम कर रहे हैं, इनको बेचारों को क्यों मारे हम? तो ऐसे बैक्टीरिया होने चाहिए जो आहार नाल के अंदर जो माइक्रोफ्लोरा है उसको कुछ ना कर सके। बात आ गई समझ? बैक्टीरिया जितने उपभेद बना सकते हैं, जितने स्ट्रेंथ बना सकते हैं, उन सब पर वो प्रभावी होना चाहिए। बात आ रही समझ में? यानी जितने भी स्ट्रैंड वो अपने पैदा कर सकते हैं, स्ट्रैंड का मतलब डीएनए में चेंजेस कर सकते हैं, जितने आरएनए में चेंजेस कर सकते हैं, वो सारे के सारे ऊपर वो क्या करना चाहिए? प्रभावी होना चाहिए। ये एक आदर्श एंटीबायोटिक की निशानी है। पार्श्व प्रभाव नहीं होना चाहिए, त्वरित कार्यवाही होना चाहिए, आहार नाल में उत्पन्न जो माइक्रोफ्लोरा है उनके लिए हानि रहित होना चाहिए, और चौथा है सभी उपभेदों पर उसे क्या होना चाहिए? प्रभावी होना चाहिए। बात आ गई समझ में? अब बात करेंगे कुछ कार्बनिक अम्लों की जो हमारे लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल या साइट्रिक एसिड, हम पढ़ते हैं कि साइट्रिक एसिड क्या होता है? खट्टी चीजों में होता है, ठीक है। साइट्रिक अम्ल आजकल कैसे निकाला जाता है? पहले निकाला जाता था ये एस्परजिलियस नाइजर नाम के बैक्टीरिया से। किससे निकाला जाता था? एस्परजिलियस नाइजर। किससे निकालते थे? कैन से, चुकंदर से, मोलेसेस आदि से ये हम निकालते हैं। किस पर, किस बैक्टीरिया से काम कराते थे? उस पर एस्परजिलियस नाइजर, पुराने टाइम में। लेकिन अभी हाल ही में हम कैंडिडा लिपोलाइटिका का इस्तेमाल कर रहे हैं। नीट के लिए बहुत उपयोगी बात है, ठीक है। अभी हाल ही में हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं वर्तमान में? कैंडिडा लिपोलाइटिका। ये वर्तमान के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये पहले इस्तेमाल करते थे हम, ठीक है, भूतकाल में। बात आ गई समझ में? हाँ, ये दोनों ही बैक्टीरिया है। एस्परजिलियस नाइजर भी बैक्टीरिया है, और आपका कैंडिडा लिपोलाइटिका भी क्या है? बैक्टीरिया है। हाँ, साइट्रिक अम्ल निकालते हैं इनके जरिए हम उसके, ठीक है। एसिटिक अम्ल हो गया, सॉरी, एसिटिक अम्ल सिरके वाला अम्ल है, जिसे आप जानते हैं विनेगर वाला अम्ल है, और इसको हम किससे निकालते हैं? एसिटोबैक्टर एसिटाई से। किससे निकालते हैं? इसमें याद करने चीज लायक ये है नीट के लिए, आप सबके लिए, कि वो ये पूछेगा कि ये अम्ल कौन से बैक्टीरिया से मिलता है, या जो है किस बैक्टीरिया से कौन सा अम्ल मिलता है, दोनों उल्टा करके पूछ सकता है, वाइस वर्सा, ठीक है। फिर लैक्टिक अम्ल जो होता है, लैक्टिक अम्ल हमने कल भी बताया था, वे वगैरह से, जो दूध से, दही से हम पानी अलग करते हैं, और जो हैगा जो दूसरी चीजें हैं आपके पास में,
जैसे कार्बोहाइड्रेट है, कौन है, इससे जो है निकाला जाता है। कौन निकालता है? लैक्टोबैसिलस बुल्गेरिकस। कौन निकालता है? लैक्टोबैसिलस बुल्गेरिकस। और लास्ट में है ब्यूट्रिकमल। ब्यूट्रिकमल निकालता है क्लोस्ट्रीडियम एसिटोब्यूटेकुलम। ठीक है, कौन निकालता है? क्लोस्ट्रीडियम एसिटोब्यूटेकुलम। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम एसिटोब्यूटेकुलम जो है से, और ये निकलता है बासी मक्खन से। कहां से निकालते हैं? बासी मक्खन। बासी मक्खन से। अगला टॉपिक है एंजाइम। एंजाइम को हिंदी में विकर कहते हैं। हिंदी में इसका जो नाम है वो विकर कहलाता है। ठीक है, बहुत सारे एंजाइम हम आजकल इस्तेमाल करते हैं। और एंजाइम होते क्या हैं? पहले हम एक शब्द आता है बहुत इंपॉर्टेंट, केमिस्ट्री से आता है ये शब्द, जिसे हम कहते हैं उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो किसी भी अभिक्रिया की गति को क्या कर देते हैं? तेज कर देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। वही उत्प्रेरक अगर बायोलॉजिकल चीजों से आए, किसी लिविंग चीज से आए, तो हम बोलेंगे कि वो क्या है? वो आपका एंजाइम। यानी सारे एंजाइम उत्प्रेरक होते हैं, लेकिन सारे उत्प्रेरक एंजाइम नहीं होते। क्लियर आ गई बात? आप बहुत सारे एंजाइम पढ़े होंगे। एंजाइम करते क्या हैं? किसी भी अभिक्रिया को तेज करने का काम एंजाइम करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे जो डाइजेशन है, पूरा पाचन जो है वो किस पर आधारित है? वो सब एंजाइमों पर आधारित है। उदाहरण के लिए अगर हमें जो है अपने शरीर के उसको फैट को पचाना है, तो फैट पे कौन सा एंजाइम काम करता है? लाइपेज काम करता है। कौन काम करता है? जिससे कि ये काय में बदलते हैं? फैटी एसिड में बदलते हैं। और किस में बदलते हैं? ग्लिसरॉल में बदलते हैं। फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में। तो इसके लिए किसकी जरूरत पड़ी? हमें एंजाइम की जरूरत पड़ी। क्या करा इन्होंने? इस अभिक्रिया को तेज कर दिया। ठीक है, अभी यहाँ दो बातें और समझने की हैं। पहली बात, काम कैसे करते हैं? ये काम करते हैं ऑप्टिमम पीएच पर। किस पे काम करते हैं? ऑप्टिमम टेम्परेचर पर। इस शब्द का मतलब है ना उससे ज्यादा पे, ना उससे कम पे। यानी ये एक नॉर्मल वैल्यूज पर काम करते हैं। अगर पीएच ज्यादा हो जाए तब भी ये काम नहीं कर सकते, पीएच कम हो जाए तब भी काम नहीं कर सकते। बात आ रही समझ में? एक नॉर्मल पीएच पर ही ये काम करते हैं, एक नॉर्मल टेम्परेचर की रेंज पर ही ये काम करते हैं। बात आ गई समझ में? बढ़िया से। ठीक है, ऑप्टिमम पीएच पे काम करेंगे या फिर ये क्या करेंगे? ऑप्टिमम टेम्परेचर पर भी ये काम कर सकते हैं। तो दोनों बातें हमें याद रखनी है, ऑप्टिमम पीएच और ऑप्टिमम। ठीक है, किसी भी अभिक्रिया में गति कैसे तेज कर देते हैं? उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। यहां से आपको केमिस्ट्री का भी एक पॉइंट मिल जाएगा। आपसे पूछेगा कि जो है जो वो होते हैं उत्प्रेरक कैसे कार्य करते हैं। तो किसी भी जो अभिक्रिया होती है उसकी सक्रिय ऊर्जा को, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके वो उस पर काम करते हैं। बात आ गई समझ में? तो कुछ एंजाइमों की हमने यहाँ पे चर्चा करी है, जिसको लेंगे हम यहाँ पे। लाइपेज की अगर हम बात करें तो दो बैक्टीरिया से निकालते हैं इसको। अभी एक हमने लिखा था कैंडिडा लिपोलाइटिका, एक तो लाइपेज निकाला जाता है कैंडिडा लिपोलाइटिका की मदद से, और दूसरा बैक्टीरिया जिससे ये निकाला जाता है जियोट्राइकस कैकेडियम। ठीक है, जियोट्राइकस। ठीक है, ठीक है, कैंडियम ये कैकेडियम एक ही बात होती है। ठीक है, कुछ बुक्स में इस तरीके से मिलेगा लिखा हुआ, कुछ बुक्स में। आ रही बात समझ में? और इससे क्या इस्तेमाल करते हैं हम लाइपेज का आजकल? इसको हम डालते हैं डिटर्जेंट में। क्या करते हैं? और डिटर्जेंट में क्या काम करता है? ये फैट को खत्म करने का काम। बात समझ में आ गई? धब्बों को हटाने का काम समझ में आ गई? इसके बाद हम बात करेंगे बड़ा इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया, वो है एंजाइम जो बोर्ड उसमें आएगा नीट में ज्यादातर, स्ट्रेप्टोकाइनेज। क्या है? स्ट्रेप्टोकाइनेज।
बहुत अच्छा, जिसको कहते हैं ये एंजाइम है स्ट्रेप्टोकाइनेज। और ये किससे निकाला जाता है? ये निकाला जाता है स्ट्रेप्टोकोकस से। किससे निकाला जाता है? स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस से निकाला जाता है। और स्ट्रेप्टोकोकस से निकालने के बाद में हम इसका इस्तेमाल काय में करते हैं? इसमें हम करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में। किसका इस्तेमाल करते हैं? और इसको थक्का स्फोटक कहते हैं। क्या कहते हैं? थक्का स्फोटक, या फिर जो है आप कह सकते हैं थक्का हटाने वाला। देखिए इसको मैं थोड़ा सा अंदर से समझा रहा हूं, समझिए। टीपीए बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? टीपीए। मैं आपको समझा रहा हूं, समझिए। जब किसी को ब्रेन हेमरेज होता है तो ब्रेन हेमरेज में क्या होता है कि सर की जो वेसल्स हैं दिमाग में, वो ब्लड की बहुत पतली पतली वेसल्स हैं, और उन्हीं में की कोई वेसल फट जाती है। फटके क्या होता है कि जो हैगा उसमें उससे वो निकलने लगता है, जो हैगा रक्त निकल के वहां जम जाता है। जमने का मतलब क्या हो गया? थक्का बनना हो गया। और थक्का जब बन जाता है तो फिर डॉक्टर इस एंजाइम की मदद से उस थक्के को धोते हैं। धोने का मतलब उसको हटाते हैं, और मरीज की फिर वेसल्स को जो है खाली करते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, पहले से नोट कर लीजिए, आगे बताएं। इसमें है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरिन, ये साइक्लोस्पोरिन ए निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? साइक्लोस्पोरिन ए। और ये किससे निकाला जाता है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से। इसमें जो है 11 चक्रीय ओलिगोपेप्टाइड होते हैं। क्या होते हैं? 11 चक्रीय ओलिगोपेप्टाइड। ठीक है, यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हमने आपको उस चैप्टर में पढ़ाया था ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में, कि किसी भी शरीर को जब कोई हम अंग प्रत्यारोपण करते हैं, अंग डालते हैं, तो वो जरूरी नहीं है कि उसको अपना मान के जो है इस्तेमाल करें। तो हम किसी के किडनी भी अगर ट्रांसप्लांट कराते हैं तो उसको हम इम्यूनो रिप्रेजेंट दवाइयां देते हैं, इम्यूनोप्रेसेसिव दवाइयां देते हैं, जिससे कि उसकी जो इम्यूनिटी है वो उसके खिलाफ काम ना करे, उसे अपना अंग समझ ले। याद आया आप सबको? तो इसलिए इस दवाई को या इस पदार्थ को साइक्लोस्पोरिन ए को कारक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। किसमें? उन पेशेंट को देते हैं जिन पेशेंट का हम क्या करते हैं, कोई अंग प्रत्यारोपण किया जाता है। बात आ गई समझ में? किस पेशेंट को देते हैं हम साइक्लोस्पोरिन ए? जिन पेशेंट के कोई अंग डाला होता है, और इसलिए देते हैं ताकि वो उनका शरीर उन अंगों को अपना समझे। बात आ गई समझ में? हमने आपको पढ़ाया था कि प्रत्यारोपण के बाद भी हमें मरीजों को दवाई खिलानी होती है जिससे कि उनका शरीर उसके खिलाफ काम ना करे, तो इसलिए हम जो है खिलाते। अगला है स्टेटिन, जिसको मोनस्कस परप्यूरस नामक बैक्टीरिया से निकाला जाता है। स्टेटिन, स्टेटिन को निकाला जाता है मोनस्कस परप्यूरिस, मोनस्कस परप्यूरिस से निकालते हैं हम इसको। ठीक है, किसको? स्टेटिन को। स्टेटिन क्या होती है? एक पदार्थ होता है, और इसका व्यापारिक रूप से जो उत्पादन करते हैं हम कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए किया करते हैं। इसको किस लिए करते हैं? कोलेस्ट्रॉल के रोगियों को, जिनको रक्त कोलेस्ट्रॉल होता है, जिनको उसको हम देते हैं ये, जिससे जो है क्या होता है कि जो कोलेस्ट्रॉल है उनके शरीर में वो कम हो जाता है। स्टेटिन निकालते किससे हैं? मोनस्कस परप्यूरिस से। नीट में ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक आपका साइक्लोस्पोरिन ए, एक स्टेटिन, और जो अभी फर्स्ट वाला लिखवाया था हमने आपको, जो है स्ट्रेप्टोकाइनेज, जिसको आप जो है क्या कहते हैं? ठीक है, थक्का हटाने वाला कहते हैं, क्लॉट बस्टर कहते हैं। इंग्लिश में क्लॉट बस्टर बोलेंगे थक्का हटाने वाले को। तो ये जो हैगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों में से कोई एक पूछा जाएगा इसमें नीट में। उसके बाद अगला टॉपिक है वाहितमल उपचार में सूक्ष्म जीव। वाहितमल उपचार में सूक्ष्म जीव। पहले बात करेंगे कि वाहितमल होता क्या है।
जब फिशल मटेरियल को, टॉयलेट को, या फिर जो है जो यूरिन है उसको हम पानी में बहने देते हैं, पानी में जाने देते हैं, तो पानी में और यूरिन वगैरह और टॉयलेट वगैरह मिलके जो है हिंदी में हम उसको वाहित मल कहते हैं। बात आ गई समझ में? यानी उसके अंदर जब पानी मिल जाता है नाली में जाके या नालों में जाके, तो अब हम उसे क्या कहते हैं? वाहित मल कहते हैं। और वाहित मल जो होता है 2 प्रकार का होता है, जैसे, और उसका ट्रीटमेंट भी हम 2 प्रकार से ही करते हैं। इसको ट्रीटमेंट को हम 2 भागों में बांट देते हैं। एक बांटते हैं प्राथमिक उपचार, एक बांटते हैं द्वितीयक उपचार। देखिए ये क्यों करना है, पहले इसको ये समझिए। हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि दुनिया में पानी की कमी है, पूरी दुनिया में पानी कम है। तो पानी की मात्रा कम होने के कारण भी फिर दूसरा और कारण है कि कुछ जो मेट्रो सिटीज हैं वहां पर पानी की बड़ी किल्लत है। तो उस किल्लत को दूर करने के लिए हम इस पानी के अंदर से जो गंदगी वगैरह है उसको हटा के उस पानी को जो है उपचार करते हैं, और उस पानी का इस्तेमाल दूसरे पर्पज में हम करते हैं। बात आ रही है समझ? जिससे हम क्या होता है कि प्राथमिक उपचार और द्वितीयक उपचार के जरिए इसको साफ करते हैं। ठीक है, इससे पहले हम कुछ चीजें समझेंगे जो भारत सरकार ने की हैं। जैसे गंगा एक्शन प्लान आप सुने होंगे। गंगा एक्शन प्लान क्या था? गंगा एक्शन प्लान में गंगा को साफ करने की बात कही गई है। ठीक है, गंगा एक्शन प्लान में क्या कहा गया? एक हरितमा योजना थी भारत सरकार की। गंगा एक्शन प्लान में यह कहा गया था कि हम 2005 तक लगभग गंगा को साफ कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं पाया और गंगा साफ नहीं हो पाई। ठीक है, उसके बाद हरितमा योजना ये थी कि गंगा जिन जिन शहरों से निकलती है, कानपुर, इलाहाबाद, जहां जहां से जा रही है गंगा, उसके किनारे पेड़ बोने की योजना थी। इस योजना को उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया था, हरितमा योजना कहते हैं इस योजना को। यानी जहां जहां पर वो निकलेगी वहां वहां पर हम उसमें क्या करेंगे, उसके किनारे पर पेड़ बो देंगे, उसे हरितमा योजना कहते हैं। तो हमें इसे समझना है प्राथमिक और द्वितीयक उपचार का मतलब क्या है। प्राथमिक उपचार का मतलब है फिजिकल तरीके से सारी गंदगियों को अलग कर लेना। क्या मतलब है इस टर्म का? फिजिकल तरीके से। फिजिकल तरीके का मतलब छान के, फिल्टर करके, उठा के गंदगी नीचे बिठा के, सडन करके, ये प्राथमिक उपचार हो गया। द्वितीयक उपचार किससे कराते हैं? द्वितीयक उपचार कराते हैं बैक्टीरिया की मदद से। किसकी मदद से कराते हैं? और इसको हम संख्या में फ्लॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लॉक्स बोलते हैं ग्रुप को बैक्टीरिया के। अगली बात समझ में? तो इसमें क्या करती है बैक्टीरिया? इसको क्या करती है, इसके अंदर से जो है सब गंदगी वंदगी विघटन करके, अपघटन करने के बाद में सारी गंदगी हटा के गैस निकाल देती है और पानी को जो है स्वच्छ कर देती है। ठीक है, इसकी प्रक्रिया है जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी प्रक्रिया को कि हम इसको कैसे करते हैं, कैसे टैंक में रखते हैं, कैसे प्राइमरी टैंक में जाती है, कैसे सेकेंडरी टैंक में जाती है। क्या है? 1 मिनट काम है, आप आइए। हमारा ना भाई हम आए क्या? माशाल्लाह। अरे कौन देखेगा ये क्या बोला? अभी सालों को